Hello everyone, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा ईएसआईसी के लिए, ठीक है। और अपकमिंग एग्जाम जैसे आपका एसजीपीजे आरएमएल उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में जिपमेर की भी वैकेंसी जा रही है उसके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि जो हम ये टेस्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन अपना जो सेशन है इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनका लेवल जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रहता है। बाकी जो रेशनल्स मैं आपको बताता हूँ, रेशनल से हर एग्जाम के लिए क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। रेशनल्स में हम क्या पढ़ते हैं, केवल और केवल क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, जस्ट आपको एक बार टॉपिक का मैं छोटा सा रिवीजन देता हूँ, साथ में उस टॉपिक के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसी प्रकार से आज की अपनी क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैंसर फॉर एग्जांपल जैसे सीएलएल हो गया, ठीक है। उसके हमें कुछ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ पीडिया के एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ए माइग्रेन हेडेक। तो एक पेशेंट को क्या हो रहा है, माइग्रेन हेडेक हो रहा है। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसका जो है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा। एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन और थ्रेट टू हेल्थ स्टेटस की जो उसकी एंजाइटी है उसको आप प्रायोरिटी लेकर रखोगे। जो भाई एंजाइटी हो रही है पेशेंट को रिलेटेड टू थ्रेट और हेल्थ स्टेटस को, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है। नेक्स्ट, रिस्क फॉर साइड इफेक्ट रिलेटेड टू मेडिकल थेरेपी, उसको जो भी मेडिकल थेरेपी दी जाएगी यहाँ पे उससे रिलेटेड उसके अंदर जो यहाँ पे साइड इफेक्ट होगी उसकी रिस्क को लेके। एक्यूट पेन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर, पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है ड्यू टू बायोलॉजिकल कुछ केमिकल फैक्टर्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। या फिर होपलेसनेस रिलेटेड टू डिटोरिएटिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या फिर पेशेंट को क्या हो रहा है यहाँ पे, होपलेस हो रहा है। तो किसे हम यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रखेंगे। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो देखिए, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है विथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ में, एंड ऑल्सो ड्यूरेशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को सीवियर यहाँ पे जो हेडेक देखने को मिलता है, जो कॉमनली कैसा होता है, यूनिलेटरली होता है, बायलेटरली होता है। तो कॉमनली माइग्रेन का हेडेक कैसा होता है, यूनिलेटरली। अब जब हेडेक हो रहा है तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स कैसे आएंगे, नोजिया वोमिटिंग होगा पेशेंट को, ठीक है। डिफिकल्टी रहेगी स्पीकिंग के अंदर, नंबनेस होगा उसको, एंड टिंगलिंग सेंसेशंस होंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। और सेंसिटिविटी रहेगी उसकी लाइट, मतलब फ्लैशेज ऑफ लाइट से उसका हेडेक होना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव साउंड से जो है उसका हेडेक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे उसके अंदर जो है पे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी लाइट से, साउंड से, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन इसका जो यहाँ पे कोड क्या हो सकता है, देखो जेनेटिक कोड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, अपना यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। ये देखो इस कंडीशन में क्या होता है, सीवियर हेडेक होता है, पहले ही बोल दिया। तो सीवियर हेडेक कैसे हो रहा है, तो पेन होगा पेशेंट को। आंसर क्या रहेगा अपना, एक्यूट पेन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो क्या कोज करते हैं, हेडेक कोज करते हैं। यही अपना क्या रहेगा, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। पेन को अपने को प्रायोरिटी देकर चलना है यहाँ पे। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं रखे जाएंगे।
नेक्स्ट MCQ अपना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए क्लाइंट विथ मल्टीपल माइलोमा मॉनिटर्ड। अगर किसी क्लाइंट को क्या हो रहा है, मल्टीपल माइलोमा हो रहा है, तो उसमें कौन सी कंडीशन को यहाँ पे नर्स क्या करेगी, मॉनिटर करेगी? हाइपर नेट्रीमिया को, हाइपर मैग्नीसियमिया को, हाइपर कैलेमिया को, या फिर हाइपर कैल्सीमिया को? तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, एक तरह का कैंसर होता है, ठीक है, कैंसरियस कंडीशन होती है। किसका कैंसर होता है स्पेशली? ये तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा सेल का। सो इट इज ए नियोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा सेल, और स्पेशली इस सेल को हम क्या कहेंगे, माइलोमा सेल। और जो इसका इम्पैक्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? बोन मेरो के अंदर। तो मल्टीपल माइलोमा स्पेशली किसको टारगेट करता है? बोन मेरो को। अब जो ये प्लाज्मा के अंदर क्या हो रहा है, नियोप्लाज्मा हो रहा है, अब ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट ओवर प्रोडक्शन ऑफ एम प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एम प्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब ये एम प्रोटीन क्या करता है, सीक्रेट करवाता है किसको, साइटोकाइनिन्स को, इंटरल्यूकिन्स को, और इंटरल्यूकिन 6 स्पेशली। इससे क्या होगा, जो ये माइलोमा सेल है इसकी सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये क्या करेगा, इस कैंसर को बढ़ाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कैंसर होता है उसे अपन कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। अब देखो, मल्टीपल माइलोमा से आपको देखो याद रखना है, इसके साइन सिम्टम हम देखें, या फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसके लिए एक न्यूमेनिक है, क्या होगा अपना न्यूमेनिक आंसर, क्या रहेगा, क्रैब। सी से क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, कैल्शियम का लेवल एलिवेशन। आर से क्या होगा, रीनल डिजीज। ए से क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को क्या होगा, एनीमिया। एंड बी से क्या होगा, बोन लीजन। तो ये यहाँ पे मेजरली आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल माइलोमा में। तो अब देखो, आपको आंसर मिल चुका होगा। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर किसे यहाँ पे नर्स मॉनिटर करेगी, आंसर क्या रहेगा, हाइपर कैल्सीमिया को। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब हाइपर कैल्शियम कैसा होगा, जब बोन मेरो से यहाँ पे क्या हो रही है, बोन अफेक्ट हो रही है, तो जब बोन के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पेशेंट को यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो कैल्शियम हाइपर कैल्शियम के यहाँ पे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो है आपके सोडियम को अफेक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम को अफेक्ट नहीं करती है, और हाइपर कैलेमिया को अफेक्ट, या फिर पोटेशियम को भी यहाँ पे क्या करती है, अफेक्ट नहीं करती है। तो समझ आ गया, बोन डिस्ट्रक्शन मतलब बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कैल्शियम होगा। साथ में ये जो इसमें रिनल डिजीज भी देखने को मिलेगा, साथ में पेशेंट को न्यूट्रोपनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपनिया होगा। ठीक है, बोन मेरो में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जो माइलोमा सेल है ये क्या करेगी, माइलोमा सेल है क्या करेगी, इनहिबिट करेगी किसको, हीमेटोपोइसिस को। माइलोमा सेल जो है ये इनहिबिट
हीमेटोपोसिस जब इनहिबिट होगा तो पेशेंट में क्या होगा, एनीमिया। ठीक है, तो मेजर मेजर मैंने आपको यहाँ पे साइन सिम्टम्स बताए हैं जिससे कि आपको यहाँ पे डिजीज को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, हाइपर कैल्सीमिया। और इस क्रैब को ध्यान रखना, एग्जाम में इस क्रैब से जो है बहुत बार एमसीक्यू बने हुए हैं। तो अब देखो, जब यहाँ पे पेशेंट के अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन। और क्या देखने को मिलेगा, नोजिया। और क्या देखने को मिलेगा, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्यों मिला, क्योंकि कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड में हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हो रहा है। इसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे जो है ब्लड कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, फिर वो जो आपके हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में जो कंसंट्रेटेड ब्लड जाएगा उसको लगेगा कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो वो क्या करेगा, थ्रस्ट रिसेप्टर को यहाँ पे, थ्रस्ट सेंटर को क्या कर देगा, स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो एक्सेसिवली पेशेंट को क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा यहाँ पे। एनीमिया होगा, न्यूट्रोपनिया होगा तो क्या होगा, फटीग होगा, पैलर होगा, फीवर होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा। ठीक है, एनीमिया होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो बोन लीजन्स होगा, तो बोन लीजन से क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, फ्रैक्चर्स होने की प्रोबेबिलिटी जो वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो न्यूरोपैथीज देखने को मिलेगी, तो ये सारे साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। अब देखिए, ये हो गया अपना यहाँ से सुपरफिशियली मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू बनता है वो बनता है इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है, आपने सब में पढ़ा होगा कि बेन जोन्स प्रोटीन इंक्रीज होती है, तो बेन जोन्स प्रोटीन किस किस में इंक्रीज होती है, मल्टीपल माइलोमा के अंदर इंक्रीज, या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 6 mg/dl लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है किसका, बेंस जोन्स प्रोटीन का। ठीक है, तो मल्टीपल माइलोमा में किसका लेवल बढ़ता है, तो बेन जोन्स प्रोटीन। सीधा सीधा एमसीक्यू है, पूछा गया एमसीक्यू है, बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा, माइलोमा सेल्स देखने को मिलेगी, CD36 से CD56 से, ये सारी सेल्स इसके अंदर देखने को मिलती है। और साथ में मोनोक्लोनल प्रोटीन्स भी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें बोन के अंदर लीजन्स मेनली किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं मोनोक्लोनल प्रोटीन्स की वजह से। चलिए, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। अगर देखिए यहाँ पे पेशेंट को हमने अनट्रीटेड रखा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे पेशेंट की यहाँ पे डेथ हो सकती है विदिन 1 ईयर के अंदर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्रैब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो सारे यहाँ पे जो है बॉडी यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे क्या होंगे, अल्टर होंगे। अब यहाँ पे देखो किसी का कैंसर है तो क्या करना होगा, आपको केमोथेरेपी देनी होगी। तो कीमोथेरेपी के अंदर अपन आप क्या दोगे यहाँ पे, मेल्फान ड्रग यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाती है। और भी ड्रग्स है बट कॉमनली जो है मेल्फान ड्रग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हम देंगे। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो दूसरी ड्रग आप यहाँ पे कौन सी दोगे, बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट ड्रग क्या कराएगी, प्रिवेंट बोन लॉस। तो यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट ड्रग क्या करेगी, बोन लॉस को प्रिवेंट से करेगी। इन्फेक्शन, एनीमिया, एनीमिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो एंटीबायोटिक्स आपको प्रोवाइड करना है। हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, ठीक है, तो देखो जो हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया के लिए क्या दोगे, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये हो गया इसका क्या ट्रीटमेंट। बाद में और भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, जो हीमोपोइटिक सेल है, ठीक है, हेमेटोपोइटिक सेल है, उसका जो है ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। तो और भी फर्दर जो है ट्रीटमेंट इसके होते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक है, कंप्लीट हो रहा है आपका मल्टीपल माइलोमा। यहाँ से एमसीक्यू जाते रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो मोस्टली जो मैंने आपको काफ़ी प्रिसाइसली यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस टेल द नर्सिंग असिस्टेंट दैट आफ्टर फिजिकल थेरेपी। ठीक है, एक पेशेंट जो है मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, वो बता रहा है एक नर्सिंग असिस्टेंट्स को दैट आफ्टर फिजिकल थेरेपी सी इज़ टू टायर्ड टू टेक ए बात, कि फिजिकल थेरेपी के बाद में वो जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, कि वो जो है बात भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं ले पाती है। व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस एट दिस टाइम। अब यहाँ पर जो है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा इस कंडीशन के लिए, तो देखिए एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू जनरलाइज्ड वीकनेस,
सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू फटीग एंड न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, फटीग रिलेटेड टू डिजीज स्टेट, या फिर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट। तो देखिए क्या यहाँ पे अपना नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या रहेगा इस कंडीशन में। तो देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, इसमें होता क्या है, डी माइलिनेशन। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, डी माइलिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर, इन सब में क्या होगा, डी माइलिनेशन होगा, जिसकी वजह से अलग अलग बॉडी के सिस्टम अफेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर सिस्टमिक यहाँ पे साइन सिम्टम यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब देखिए एमसीक्यू जो बनता है यहाँ से, तो ये क्या है, एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ये एमसीक्यू बनता है कि ये कौन सी हाइपरटेंसिव रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है किस टाइप की हाइपरटेंसिव, टाइप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का जो है एग्जांपल है, इसे हम कहेंगे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, रिएक्शन होती है। अब सेल मीडिएटेड कौन सी होती है, तो इसका अपना आंसर क्या रहेगा, टाइप, और यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। अब इसके अंदर कौन कौन रिएक्शन रिएक्शन कर कौन कौन करता है इसके अंदर, तो आंसर क्या रहेगा, देखो, टी सेल करती है, बी सेल करती है, और मैक्रोफेजेस, ये जो है मेजर इसको क्या करती है, अटैक करती है। अब देखिए टी सेल क्या करेगी यहाँ पे, तो टी सेल क्या करती है, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है उसको क्या करती है, क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद में क्या रिलीज करती है, साइटोकाइंस को, साइटोकाइंस को रिलीज करती है। अब साइटोकाइन रिलीज करेगा तो इसमें क्या, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, टीएनएफ एल्फा, ये सब यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का डैमेज होगा। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का डैमेज हो गया, उसके बाद में जो ब्लड वेसल्स यहाँ की कैसी होगी, डायलेट होगी, जिससे जो है इजीली जो है एक ल्यूकोसाइड्स वगैरह वो वहाँ पे ट्रेवलिंग करना यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेजर ये आप ध्यान रखना कि टी सेल क्या करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल को क्या करती है, डैमेज करती है। नेक्स्ट देखिए बी सेल। अब बी सेल क्या करेगी, बी सेल भी अपना काम करेगी। तो बी सेल क्या है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। तो ये क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी किसका, एंटीबॉडीज का। और ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, ये एंटीबॉडीज करेगी, ये होगी क्या, बाइंड होगी किसके साथ में, ठीक है, ये होगी बाइंड किसके साथ में होगी, माइलिन प्रोटीन के साथ में क्या होगी, ये बाइंड होगी, और उनको क्या कर देगी, ये मार्क कर देगी। ठीक है, ये भाई, हाँ, ये क्या थी, पहले नॉर्मल माइलिन प्रोटीन थी, अब इसके ऊपर आके क्या हो गई, ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये आगे क्या होगी, यहाँ पे अटैच हो गई। अब इसको क्या कर दिया इसने, मार्क कर दिया। ठीक है, मार्किंग हो गई इसकी। अब जो नेक्स्ट में जो मैक्रोफेजेस है, अभी मैक्रोफेज क्या करेगी, मैक्रोफेज क्या करेगी, जो ये रिकॉग्नाइज्ड मार्क एंटीबॉडी है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगी इस मार्क एंटीबॉडी को, उसके बाद में इसको क्या कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी। तो ये हो गया इन सब का फंक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इस प्रकार होती है, ऐसे जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन जो है डेवलप होती है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने इस आंसर पे। तो देखो अपना जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेशेंट को क्या हो रहा है, टू टायर्डनेस फील हो रही है जब वो बात ले रही है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा कि जब वो प्रॉपर बात नहीं ले पाएगी, तो यहाँ पे इजी आंसर है, देखिए सेल्फ केयर डिफिसिट रहेगी किससे रिगार्डिंग। ठीक है, खुद की वो सेल्फ केयर नहीं कर पाएगी ड्यू टू
फटीग एंड न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर वीकनेस आई कैसे, वो मैंने इसकी आपको फिजियोलॉजी के अंदर, आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आपको बता दिया कैसे क्लाइंट को न्यूरोमस्कुलर वीकनेस आती है। ठीक है, तो माइलिन सीट के अंदर यहाँ पे जब डिस्ट्रक्शन होगा तो नर्व कंडक्शन यहाँ पे स्लो हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी क्लाइंट के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कुछ एमसीक्यूज ही बताऊंगा। ठीक है, थियरी क्लास नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर देखो एक एमसीक्यू पूछा रहता है साइन एंड सिम्टम से। क्या एमसीक्यू था? चारकोड न्यूरोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? तो देखिए, चारकोड न्यूरोलॉजिकल ट्रायड के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको? सबसे पहले तो डिसआर्थरिया, सेकंड इसमें क्या मिलेगा आपको? नेस्टिगमस, एंड थर्ड इसमें क्या मिलेगा? इंटेंशनल टेमर। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं जो है नेक्स्ट नॉर्सेट यहाँ पे जो है नाम लिख रहा हूँ मैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मेरी ओर से। ठीक है, अगर क्योंकि एग्जाम के अंदर एक स्पेशली देखो आपको हर बार कुछ ना कुछ टाइप के न्यू एमसीक्यूज रहता है, थोड़ा चारकोड एक ट्राइड जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से आपको क्या चारकोड ट्राइड मिल रहा है वो जो है इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट नोटशीट में तो यहाँ पे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। इसके बाद में देखो जो मेजर साइन है वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो जनरली हम यहाँ पे जो है क्लासेस के अंदर अपने थियरी क्लास के अंदर ही बताते हैं। देखिए सेकंड साइन यहाँ पे क्या रहता है? वो रहता है हेरमिट साइन। ठीक है, सेकंड साइन क्या रहता है यहाँ पे? हेरमिट साइन। अब हेरमिट साइन क्या है देखिए, जब हम नेक को यहाँ पे फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो पेशेंट को क्या लगते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे क्या आती है पेशेंट को? फीलिंग आती है कहाँ पे? डाउनवर्ड। ठीक है, और ये जो है, और यहाँ पे जो उसके लिम्स है उनके अंदर भी ये फील होता है। इस साइन को हम क्या कहते हैं? हेरमिट साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो साइन होता है उसके अलावा जो पुअर कंसंट्रेशन रहेगा, डिप्रेशन के साइन रहेंगे, एंजाइटी के साइन रहेंगे। ठीक है, प्लेक्यू बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनता है? प्लेक्यू। तो जिस जिस लोकेशन पे प्लेक्यू बनता है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन सिम्टम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक न्यूराइटिस के पास में, मतलब यहाँ पे आई नर्व के पास में क्या बन गया? प्लेक्यू बन गया, जिससे क्या होगा? क्लाइंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस जैसे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब देखिए डायग्नोसिस से भी दो एमसीक्यूज बताऊंगा। जब हम इसका डायग्नोसिस करेंगे क्या? एमआरआई, तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल साइन मिलेगा। क्या साइन होगा आपको? डॉसन फिंगर्स। तो एमआरआई के अंदर डॉसन फिंगर जैसे आपको स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? सजाइटल सुचर के पास में। ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? पेशेंट को प्लाज्मा पेरेसिस करवाते हैं, ताकि जो एक्सेसिवली यहाँ पे एंटीबॉडीज बनी है ये वाली, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सके? रिमूव किया जा सके, बॉडी से जो है वॉश आउट किया जा सके। इम्यूनो सप्रेशन यहाँ पे ड्रग देंगे। ठीक है, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ रहा है तो उसको फिजिकल थेरेपी वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, विटामिन डी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स जो हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आगे फर्दर करेंगे। तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू फटिग एंड न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, क्योंकि क्लाइंट को यही हो रहा था कि जब आफ्टर फिजिकल थेरेपी क्या हो रहा था? टू टायर्डनेस फील हो रही थी पेशेंट को, जिससे जो है वो बात करने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिससे क्या होगा? सेल्फ केयर डिफिसिट। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करके जाना है। ठीक है, जो भी न्यू है आज हमारे साथ में ऐड हुए हैं, ठीक है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और ऑल बटन पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा? एक तो डेली आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, भूलोगे नहीं आप वीडियो लेना, लेक्चर लेना। प्लस साथ में क्या होगा? हमारे चैनल के ऊपर हमने क्या किया है कि
किसी भी एग्ज़ाम होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई वैकेंसीज आई है उसके रिगार्डिंग, या फिर जो है अपकमिंग कोई एग्ज़ाम की डेट है, कोई अब कब होगा, डेट कब होगी, और पोस्टपोन हो रहा है तो नेक्स्ट डेट कब तक रहने वाली है, क्या हुई है, मतलब आपको वैकेंसी ओरिएंटेड भी आपको बनाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके सामने क्या करनी थी, शेयर करनी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हाट अदर सिम्टम विल वैलिडेट द डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। आपसे पूछा है कि जो और कौन कौन से सिम्टम्स होंगे जो वैलिडेट करते हैं डायग्नोसिस को, क्या डायग्नोसिस गैस्ट्रिक अल्सर का। देखिए, पेन अकर इमीडिएटली आफ्टर मील, राइट एपिगेस्ट्रिक पेन, पेन अकर व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, पेन डज नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग। क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए, ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। मोस्ट कॉमन कोज क्या होंगे इसके, NSAID एंड H पाइलोरी। ठीक है, इनसे क्या हो सकता है, अल्सरेशन होगा। ठीक है, दोनों से। इसमें क्या होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, एरोजन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा यहाँ पे, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, और क्या होगा, GI सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन कोज क्या हो गया अपना, गैस्ट्रिक अल्सर का यहाँ पे क्या हो गया, हेलिकोबैक्टर जो पायलोरी है, और एक प्रकार का क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया। इससे जो देखने को मिलता है। अब देखते हैं अपन आंसर की बात करते हैं अपने। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डायग्नोसिस को वैलिडेट कर देगा कि हाँ उसको गैस्ट्रिक अल्सर, अपना आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, पेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर मील। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को जो है खाना खाने के बाद में क्या होगा, पेन होता है। ठीक है, तो मतलब जो पेन है वो एग्रीवेट कब होता है, एग्रीवेट आफ्टर मील। ठीक है, पेशेंट को ज़्यादा पेन कब होगा, खाना खाने के बाद में। और ड्यूडेनल अल्सर में ज़्यादा पेन कब होगा, पेन के खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद में यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब एम्प्टी स्टमक जो है ड्यूडेनम के अंदर ज़्यादा पेन होता है। और जब खाना खाएगा पर्सन ड्यूडेनल अल्सर वाला, उसमें खाना खाने के साथ पेन कम होगा। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस रहते हैं, देख लेते हैं अभी। वन साइड इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड सेकेंड साइड इज ड्यूडेनल अल्सर। तो फर्स्ट वन, जो पेन है वो इंक्रीज हो रहा है मील के साथ में। और सेकंड थिंग इसके अंदर, तो इंक्रीज कितने टाइम पे हो रहा है, तो विद इन 30 मिनट से 1 आवर के अंदर अंदर पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। और क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग हो गया, हिमेटेमेसिस देखने को मिलेगा। भाई इंटरनल ब्लीडिंग हुई अल्सरेशन की वजह से, तो जो ब्लीडिंग होगी तो उसमें क्या होगा, हिमेटेमेसिस देखने को मिलेगा। अब इसी साइड में अगर ड्यूडेनल अल्सर की हम बात करें तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर जब वो एम्प्टी स्टमक रहेगा तो उसको में क्या होगा, पेन रिलीफ होगा। तो हम कह सकते हैं पेन 2 to 4 आवर्स आफ्टर मील। मतलब वो जो पर्सन है वो खाना खाएगा, तो खाने के साथ में क्या होगा, पेन रिलीफ होगा। तो हम कह सकते, लिख सकते हैं यहाँ पे, फूड में रिलीव पेन। ठीक है, खाना खाने से पेशेंट को फील पेन कम हो रहा है, मतलब क्या है, उसको ड्यूडेनल अल्सर। और अगर खाना खाने के बाद में पेन बढ़ रहा है तो क्या है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर के अंदर क्या होगा, खाना खाने से पेन कम होगा तो पेशेंट खाना ज़्यादा खाएगा, जिससे क्या हो सकता है, इधर पेशेंट को वेट गेन। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, वेट गेन होगा। अब देखो ड्यूडेना है, ड्यूडेनम है, इसके अंदर अगर ब्लीडिंग होगी तो इस कंडीशन में जो है हेमेटोमेसिस कॉमन नहीं देखने को मिलता है। क्या कॉमन देखने को मिलेगा, मेलेना।
तो दोनों यहाँ पे अलग अलग चांसेस हैं। एक साइड में क्या होगा, हेमेटोमेसिस, एक साइड में क्या होगा, मेलेना। तो ये जो कंडीशन है आपको देखने को मिलेगी क्या, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। बाकी राइट एपिगेस्ट्रिक पेन, पेन अकर व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, और पेन नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, ये जो है सारे गैस्ट्रिक अल्सर के साइन नहीं है। ये किस में देखने को मिलेंगे आपको, ड्यूडेनल अल्सर के अंदर। भाई राइट साइड एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, ड्यूडेनल अल्सर को सजेस्ट करता है। ठीक है, एम्प्टी स्टमक है, पेन हो रहा है, मतलब खाना खाने के बाद पेन रिलीव होगा, मतलब एम्प्टी स्टमक में पेन हो रहा है तो क्या होगा क्लाइंट को, ड्यूडेनल अल्सर। खाना खाने से रिलीव हो रहा है मतलब एम्प्टी स्टमक होगा तो पेन होगा, उसको ड्यूडेनल अल्सर। पेन नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो पेन जो है वॉमिटिंग से रिलीव नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए स्वेट टेस्ट और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में बी यूज टू डिटेक्ट। ठीक है, जब न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करते हैं उसमें टेस्ट होता है स्वेट टेस्ट। तो ये क्या डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, ग्रेव्स डिजीज को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को, हाइपोथायरॉयडिज्म को, या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी को। तो जो स्वेट टेस्ट है ये किसके लिए काम में लिया जाता है, किसको डायग्नोस करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं हम। तो देखिए यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले तो सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, स्वेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्वेट के जैसा यहाँ पे स्किन जो आप यहाँ पे असेस करेंगे, स्वेट टेस्ट करेंगे, अभी बताएंगे क्या होता है। तो देखिए कंडीशन क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये होती क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है क्या, तो इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मल्टी सिस्टम को क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। सेकंड यहाँ पे टाइप कैसा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सीधा एमसीक्यू पूछा गया है यहाँ से, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो रिसेसिव फाइब्रोसिस कैसी नेचर में डिजीज है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। मल्टी सिस्टम से क्या मीनिंग हो गया आपको, देखो ये किसको अफेक्ट करेगी, लंग्स को अफेक्ट करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, और लास्ट में जो है ये स्वेट ग्लैंड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो अब देखो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक जीन के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। इस जीन का क्या नाम है, क्या नाम रहेगा इस जीन का, CFTR जीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, आपको जो है यहीं से आप इसको लर्न कर लीजिए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, जीन कौन सा यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, CFTR जीन के अंदर क्या आता है, यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया था एक बार यहाँ से कि जो CFTR जीन है ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है। आंसर क्या रहेगा, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7। तो CFTR जीन है कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर डिफेक्ट आता है जिससे कंडीशन क्या डेवलप होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इम्पेयर्ड सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट across epithelial cell surface। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड का ट्रांसपोर्टेशन है वो एपिथेलियल सेल की जो सरफेसेज है उससे भी बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको जो सिक्रेशंस मिलेगा यहाँ पे कैसे रहेंगे, थिक सिक्रेशन रहेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेनेस के सिक्रेशन।
ठीक है। सिक्रेशन कैसे रहेंगे, यहाँ पे थिक रहेंगे और टेनेसियस सिक्रेशन रहेगा। अब इसका हमने क्या लिया, यहाँ पे सैंपल लेंगे। जब पर्सन को, जब उस बच्चे को जब स्वेटिंग होगा, जब वो क्राई करेगा, स्वेटिंग होगा, तो स्वेटिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। उसके अंदर हम क्या असेस करेंगे, सोडियम क्लोराइड के हायर लेवल, हायर वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, असेस करते हैं। ठीक है। इसके लिए हम एक ड्रग देते हैं। ठीक है। उस ड्रग से क्या होगी, बच्चे को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, फिर उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सैंपल को। तो देखिए एमसीक्यू पूछते हैं, क्लासिकल ट्रायड ऑफ डिजीज। क्लासिकल ट्रायड क्या रहेगा इस डिजीज कंडीशन के अंदर, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है पेशेंट के अंदर, इंक्रीज स्वेट क्लोराइड का लेवल यहाँ पे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एपिथेलियल सेल सरफेस से वो क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी। और नेक्स्ट यहाँ पे साइन देखने को मिलता है क्रोनिक साइनोपल्मोनरी डिजीज। ये क्या इसके क्लासिकल ट्रायड है। तो आप देखिए, ये जो यहाँ पे सिक्रेशंस है, मैंने आपको बताया था, आपको एक ड्रग देते हैं, पेशेंट को एक ड्रग दी जाती है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो बच्चे को हम कौन सी ड्रग देंगे, पाइलोकार्पिन यहाँ पे ड्रग दी जाती है। इससे क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग। और फिर हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन में आपको क्या हाई मिलेगा, इंक्रीज सोडियम क्लोराइड का लेवल हाई मिलेगा, जिससे आपको समझ आएंगे कि क्या है, इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। बाकी जो इस कंडीशन में आगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल लंग्स अफेक्ट हो रहा है तो ब्रोंको डायलेशन वाली जो है करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे उसको। ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे दे सकते हैं। ठीक है। और क्या देखते हैं, CFTR जीन है तो CFTR जीन के मॉड्यूलेटर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और क्या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देंगे। ठीक है। ऑटोइम्यून कंडीशन है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रोंको डायलेटर्स देंगे। ठीक है। और देखो एक इम्पोर्टेंट है, जब क्लाइंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो ऐसे क्लाइंट को क्या करना होता है, एनुअल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है। एनुअल जो है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है और साथ में न्यूमोकोकल की भी वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, RNCC नर्सिंग कोचिंग की ओर से हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी जो लॉन्च कर दी गई है क्या, टेस्ट सीरीज, इसके रिगार्डिंग SGPGI और RML एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है। जो लखनऊ स्पेशल जो RML एग्जाम है होने वाला है, वो यहाँ पे हमने लॉन्च कर दी गई। टोटल उसमें जो है 120 टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। डेली एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी, मतलब डेली यहाँ पे टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपसे भी जो इसको एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया, तो आपको उसका एक ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो रैंकिंग है वो एक्चुअल रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो खूब सारे बच्चे क्या जब एनरोल करते हैं तो सब लोग एग्जाम देते हैं, तो आपको उसके अंदर जो आपका रियल रैंकिंग है वो पता लगता है। ठीक है। तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ में हमने क्या किया, टोटल अच्छे से रैशनल दिए हैं हर एक MCQ के। ठीक है। आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। इसी के अलावा और कुछ यहाँ पे जानकारी लेनी हो हमारी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, जो है आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7। ठीक है। आपको जो है यहाँ पे आंसर किया जाएगा। सपोर्टिव नंबर है अपने 9588567774। ठीक है। आप आंसर कीजिए, एकदम फ्री हो, एकदम फ्री माइंडेड रह के। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंफर्म ए डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के अंदर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म करेगा अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस को। द पेन सबसाइड आफ्टर मील, आफ्टर ईटिंग के बाद में क्या हो रहा है, पेन सबसाइड हो रहा है। द पेशेंट डिस्क्राइब दैट द पेन इज अकरिंग 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग, पेन जो है 2 आवर्स आफ्टर जो है यहाँ पे पेन फील होता है। नेक्स्ट, द पेन इज लोकलाइज्ड एट द पोजीशन हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द राइट इलियक क्रस्ट, या फिर द पेन इज इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इजी MCQ है ये तो।
तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे कंफर्म करेगा डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस का? तो देखिए, अपेंडिसाइटिस होता है तो पेशेंट को क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग रहता है, फीवर रहता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, और क्या होगा, एनोरेक्सिया। बट आपसे क्या पूछा गया है, कंफर्म करने वाला डायग्नोसिस कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द पेन इज लोकलाइड एट द पोजीशन हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द राइट इलियक क्रस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है कौन सा है, मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइंट को पेन हो रहा है, तो यहीं पे क्या होती है, यही लोकेशन है अपेंडिक्स की, तो यहाँ पे क्या है, पेन है, तो आंसर क्या रहेगा अपना, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होना, मतलब अपेंडिसाइटिस को क्या कर रहा है यहाँ पे, कंफर्म कर रहा है। अब देखिए, ये जो अपेंडिसाइटिस है इसके अंदर और आपको साइन देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से साइन होते हैं, देखो, एक साइन होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस। तो ये क्या होता है, रिबाउंड टेंडरनेस में क्या देखने को मिलता है, क्लाइंट के जो एब्डोमेन एरिया है, स्पेशली लेफ्ट साइड का एब्डोमेन एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पे पाल्पेशन फील होता है, ठीक है, पाल्पेशन फील होता है। और रिबाउंड टेंडरनेस क्या बताता है, एक एक सपोज कीजिए एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और उसमें क्या आपको शो हो रहा है, रिबाउंड टेंडरनेस फील हो रहा है, तो ये किसको सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है पेरिटोनाइटिस को, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पता लगाना है कि क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस हुआ है नहीं हुआ है, तो रिबाउंड टेंडरनेस को असेस करना है। इसी साइन का दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, ब्लमबर्ग साइन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लमबर्ग साइन। तो एब्डोमिनल मसल के यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, टाइटनिंग देखने को मिलती है जब हम इसको पाल्पेट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में इरिटेशन। समझ आ गया रिबाउंड टेंडरनेस क्या होता है। इसके बाद में और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑब्टूरेटर साइन। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑब्टूरेटर साइन, इसका क्या मतलब होता है, पेन विथ इंटरनल रोटेशन ऑफ द राइट हिप। जब हम पर्सन का राइट हिप को इंटरनल रोटेशन करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो ये क्यों होगा पेन, तो ऑब्टूरेटर जो इंटरनल जो मसल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से, ठीक है, इस साइन को हम क्या कहेंगे, ऑब्टूरेटर साइन। और ये भी किसमें देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस के अंदर, ठीक है। केवल एक पेन ही यहाँ पे साइन नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे साइन आते हैं। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, पोजेस साइन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, पेन ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप। यहाँ पे राइट हिप के अंदर पेशेंट का जब हम उसका एक्सटेंशन करते हैं, तब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है पेशेंट को। तो ये भी साइन होता है किसमें, अपेंडिसाइटिस के अंदर। एक और साइन होता है यहाँ पे, रोवजिंग साइन। तो रोवजिंग साइन भी किसमें मिलता है, अपेंडिसाइटिस में मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट लोअर जो क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे पेशेंट को क्या फील होता है, पेन फील होता है, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, रोवजिंग साइन, सॉरी। इसके अंदर क्या होता है, जब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ना, तब पेन जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर फील होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये अपोजिट है। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हम जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट को पेन फील होता है। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, रोजिंग साइन। तो इस साइन के बारे में भी एक बार आपको देखना है गूगल पे, और पोजेस साइन, मैकबर्नी साइन, इन सब की इमेजेस देखनी है आपको गूगल पे, ठीक है, खुद से एक बार। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है, मैकबर्नीज पॉइंट पे क्या होना, पेशेंट को पेन का होना। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर एक क्लाइंट की हम केयर कर रहे हैं जिसको क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जिसे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ में रखेंगे? हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू मसल वीकनेस, ineffective airway clearance related to muscle weakness, pain, ineffective coping related to illness। तो देखिए हाई प्रायोरिटी की बात है, हाई प्रायोरिटी आप किसको दोगे? हमेशा यहाँ पे एयरवे क्लियरेंस को हाई प्रायोरिटी देके जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू मसल वीकनेस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी क्या है? एक नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिफेक्ट डिसऑर्डर है। तो जो मायस्थेनिया ग्रेविस है ये भी क्या है? एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी की जो भी स्केलेटल मसल रहती है उनमें क्या होता है? वीकनेस। ठीक है, क्लासिकल साइन है, मतलब इंपॉर्टेंट साइन है जो इसी डिजीज में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, स्केलेटल मसल मसल वीकनेस क्यों देखने को मिला आपको? ड्यू टू डिक्रीज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर फंक्शन। ठीक है, ऑटोइम्यून कंडीशन है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का जो पोस्ट सिनेप्टिक रीजन के अंदर जहाँ पे आके वो अटैच होते हैं, वहाँ पे इसके खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती है, वो वहाँ पे अटैच हो जाती है। तो पोस्ट सिनेप्टिक रीजन के अंदर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स यहाँ पे फ्री नहीं बचते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन वहाँ पे आके अटैच नहीं हो पाता, जिससे क्या रहेगा आगे न यहाँ पे कंडक्शन स्लो हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कंडक्शन यहाँ पे रहेगा नहीं, तो यहाँ पे मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फटीग देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब पेशेंट काम करेगा तो उसको एक्सेसिवली फटीग होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? ड्यू टू एससीएच रिसेप्टर फंक्शन डिक्रीज होना। अब ये क्या करता है? वर्सन विथ मसल यूज। जब हम मसल का यूज करेंगे तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। कंडीशन क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नाम क्या है? मायस्थेनिया ग्रेविस। और ये स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलता है? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनेगा कि जो मायस्थेनिया ग्रेविस है ये किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, पूछा गया एमसीक्यू, आगे भी बन सकता है। तो इट इज़ ए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड। अब ये एंटीबॉडी कौन कौन बनाएगा आपका? यहाँ पे एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी सेल। तो जो बी सेल ने यहाँ पे क्या किया, जो भी एंटीबॉडीज बनाया, ये कहाँ पे आके अटैक हो, ये कहाँ पे आके अटैच होगी? पोस्ट सिनेप्टिक निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की जगह पे। तो वहाँ पर जो है एसिटाइलकोलिन फ्री नहीं बचेगा अटैच होने के लिए, क्योंकि बी सेल ने इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी है जो पहले से वहाँ पे आके अटैच हो गई है। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की जगह साइट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होगा? आगे जाके इम्पल्स वगैरह आगे पहुँचेगी नहीं, जिससे क्या होगा? मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। अब क्या होगा देख लीजिए, एसिटाइलकोलिन कैनॉट बाइंड। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे क्या बाइंड प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, जिससे नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जो है कांट जनरेट। एक्शन पोटेंशियल का जो यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी एडजेसेंट मसल्स में क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, जिससे क्या होगा? हम कह सकते हैं वीकनेस आएगी मसल्स के अंदर। अब इसी की एक कंडीशन ऐसी होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? मायस्थेनिक क्राइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है? एक्सेसिवली सीवियर यहाँ पे मसल लॉस होता है। मसल लॉस क्या? फंक्शन का लॉस होता है। तो ये किसको अफेक्ट करती है? यहाँ पे एक प्रकार से हम कहते हैं सबसे पहले तो एक प्रकार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो मसल रहती है उनके अंदर क्या मिलता है? पैरालिसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, फेलियर होगा रेस्पिरेटरी का। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में क्या रहेगा? आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की यहाँ पे नीड
पड़ सकती है। तो माइसेनिया क्राइसिस ये भी कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें जो है मैकेनिकल कंडीशन का, यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन का हमें नीड पड़ेगा। तो मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, जब हम काम करेंगे रिपीटेड मसल यूज करेंगे तो और ज़्यादा मसल वीकनेस होगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, जनरलाइज्ड माइसेनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें तो फेशियल मसल वीकनेस मिलेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन है वो लॉस हो जाएंगे पेशेंट का। नेक जो है प्रॉपर्ली वो हेड अप नहीं कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। नेक उसकी झुकी भी रहेगी एनी टाइम पे, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक टेस्ट करते हैं जिसका क्या नाम है, टेंसिलॉन टेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, एंड्रोफोनियम टेस्ट। इसके अंदर हम कौन सी ड्रग देते हैं पेशेंट को, एंड्रोफोनियम ड्रग देते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेंसिलॉन टेस्ट किसमें करते हैं, मायसेनिया ग्रेविस के अंदर। नेक्स्ट जो टेस्ट करेंगे वो है आइसपैक टेस्ट। आइसपैक टेस्ट का क्या मीनिंग हो गया कि जब यहाँ पे पेशेंट की मसल के ऊपर हम क्या करेंगे, आइस रखेंगे तो वहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे भी पता लगेगा कि हाँ पेशेंट को क्या है, यहाँ पे माइसेनिया ग्रेविस है। तो अब देखो इसका ट्रीटमेंट की हम बात करें तो थाइमेक्टोमी कर सकते हैं, थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इंट्यूबेशन करना पड़ सकता है, प्लाज्मा परेसिस करना पड़ सकता है, इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे, एजाथ्रियोप्रिन दे सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया अपना यहाँ पे टॉपिक क्या, माइसेनिया ग्रेविस भी कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे, देखिए दो यहाँ पे ड्रग काम में लेते हैं, यहाँ पे एक मेनोमिक बना लेते हैं। एड्रोफोनियम वर्सेस पायरिडोस्टिग्माइन। तो एड्रोफोनियम तो है वो किसके लिए है, डायग्नोसिस के लिए, और पायरिडोस्टिग्माइन है ये किसके लिए, टू रीड ऑफ सिम्टम, सिम्टम को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रोफोनियम वर्सेस आ जाएगा आपका मिनोमिक, कैसे, डी से क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस, ठीक है। और पायरिड, आर आई डी से क्या हो जाएगा, आर आई डी ऑफ सिम्टम, ठीक है। जस्ट फॉर याद रखने के लिए कि भाई कैसे हम याद रखें, मैंने जो इस प्रकार से इसको याद किया था तो आज तक मुझे ये चीज़ याद है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से अगर पढ़ो, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, which of the following laboratory values expected for a client just diagnosed with chronic lymphocytic leukemia? तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी एक क्लाइंट के लिए जो डायग्नोस हुआ है किससे, CLL से। एलिवेटेड सेडिमेंटेशन रेट, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, thrombocytopenia and increased lymphocyte, elevated aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase level। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार से हम कहेंगे क्या कि इसमें क्या होता है, अबनॉर्मल ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, और अबनॉर्मल यहाँ पे जो बोन मेरो से जो यहाँ पे सेल्स का जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो सेल्स यहाँ पे बोन मेरो से रिलीज होती है उनके अंदर जो है उनका मेचुरेशन ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है क्या, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमियाज। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इट इज़ ए मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक मोनोक्लोनल proliferation of
हीमेटोपोइटिक ब्लड सेल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हीमेटोपोइटिक ब्लड सेल्स रहता है उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है, उनके अंदर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनती है। और ये जो ब्लड सेल्स कहाँ से बनी, बोन मेरो से। ठीक है, तो जो ब्लड सेल बनी वो कैसे बनेगी, एबनॉर्मल बनेगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्रिवेंट मैच्यूरेशन। इन सेल्स का क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पे मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या होती है, ल्यूकेमिया। अब देखिए ल्यूकेमिया के हम पढ़ते हैं टाइप्स। तो देखो टाइप्स होते हैं ल्यूकेमिया के, एक्यूट और एक टाइप होता है क्रोनिक। एक्यूट में क्या आता है, सबसे पहले एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया एंड सेकंड आता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। तो ALL AML आप सबने नाम सुना है। क्रोनिक के अंदर क्या आता है, फर्स्ट वन क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया एंड सेकंड वन क्या आता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। अब आपको एमसीक्यू किससे पूछा है, इससे पूछा है कि भाई क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया से आपको क्या पूछ लिया इन्होंने, एमसीक्यू पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इस कंडीशन में क्या होता है, थ्रम्बोसाइटोपनिया होगा, इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट का लेवल जो यहाँ पे इस कंडीशन में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और थ्रम्बोसाइटोपनिया का लेवल जो है यहाँ पे, मतलब पनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो जो थ्रम्बोसाइट्स रहती है उनका लेवल में कमी और लिम्फोसाइट जो यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलती है, इसे अपन कहते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो जो कि इसके अंदर क्या है, थ्रम्बोसाइटोपनिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी पे क्या देखने को मिलेगा, ब्रूसिंग देखने को मिलता है, पेटेकिया देखने को मिलता है। ठीक है, एपिस्टेक्सिस के साइन आते हैं इसके अंदर, बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और जिसमें न्यूट्रोपनिया होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। एनीमिया के साइन तो सब में ही आने वाले हैं। बोन मेरो में होगा तो क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा, बोन मेरो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थाइमस से क्या होगा, थाइमस ग्लैंड के पास में मास पालपेट होगा। लिवर में क्या होगा, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली होगा। और लिम्फ नोड भी यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। तो ये सारे साइन देखने को मिलते हैं आपको इन्हीं सब ल्यूकेमियाज के अंदर। और ये ल्यूकेमिया का मेजर, इसके 4 टाइप होते हैं, ALL AML CLL और CML। बाकी अगर आपको कमेंट्स के अंदर पढ़ना है भाई ALL क्या होता है, CLL क्या होता है, ठीक है, फॉर जैसे मैं अभी तक क्लासेस लेके आया हूँ उन्हीं के अंदर, मतलब MCQ के साथ ही पढ़ाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इसी के वीडियो के नीचे कि आपको जो है इनके बारे में भी जो है डिस्कशन चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे जो है जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो जो भी हमारे चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, ऑल बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको जो क्या मिले, डेली क्लासेस का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, MCQ सेशंस का। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कोई वैकेंसी आती है या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो आपको जो है वो भी सब मिलती जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन कर लेने से आपको जो है यहाँ पे फुल्ली जो है हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इसके अलावा जो है हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है SGPJ RML के लिए, तो वो आप हमारे यहाँ पे सपोर्टिव नंबर देख सकते हैं नीचे, तो वहाँ पे जाके आप जो है उसको एनरोल कर सकते हैं। सर को जो है इन नंबर पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप 24/7, जब भी आपका आप फ्री हो। ठीक है, आप आराम से जब बात कर सकते हैं उस टाइम पे आपको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जो है आंसर पे रिप्लाई किया जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आसानी से उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।